हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स बुक ग्रेड 10 से। शुरुआत अपने पहले टॉपिक से करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, यानी जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसके लिए कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो मान्य है या किन किन सेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। आपकी बुक में बहुत सारी पिक्चर्स दी गई हैं। अगर आप उन पिक्चर्स को ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके की आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें चीजों का उत्पादन होता है, कुछ सर्विसेज देने वाली होती हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हम हमारे आसपास हो रही हैं हर मिनट पे, जैसा कि हम बात करते हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि ये एक्टिविटीज क्या है। एक चीज तरीका जो इसको समझने का है कि इनको अगर हम क्लासिफाई कर दें, ग्रुप कर लें, एक कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को मानकर हम उनको जो है एक ग्रुपिंग कर दें, तो इन्हीं ग्रुप्स को जो है हम सेक्टर्स भी कहते हैं। शुरुआत करते हैं अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखते हुए। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो डायरेक्टली नेचुरल सोर्सेज का इस्तेमाल करके ही करी जाती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए कॉटन की जो खेती होती है, ये जो क्रॉप का सीजन होता है उसी के अंदर होती है। अगर कॉटन प्लांट को उगाना है तो उसके लिए हम मेनली डिपेंड करते हैं, पूरी तरह से नहीं पर नेचुरल फैक्टर्स पे ज्यादा निर्भर करते हैं, जैसे कि बारिश हो गई, धूप हो गई, या जो वहाँ का वातावरण है, मौसम है। जो प्रोडक्ट निकलती है इस एक्टिविटी से, जिसे हम कॉटन कहते हैं, ये एक अपने आप में नेचुरल प्रोडक्ट है। इसी तरीके से अगर डेयरी की जैसे एक्टिविटीज हैं, इसमें अगर हम देखें तो हम पूरी तरह से निर्भर हैं जो बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है एनिमल्स की, या जो चारा उनको अवेलेबल होता है उस पर। यहाँ पर प्रोडक्ट हमें क्या मिलती है? मिल्क, जो अपने आप में एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इसी तरीके से मिनरल्स हो गए, ओर्स हो गए, ये सब भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। जब हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम जो हमारे को प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उनका हम शोषण कर रहे हैं। ये एक्टिविटी होती है प्राइमरी सेक्टर में। अब प्राइमरी क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि ये जो है और बाकी जितनी भी प्रोडक्ट बनती हैं उसका मेन बेस जो है, आधार है, वो यही है। ज्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमको मिलती हैं वो आइदर एग्रीकल्चर से, डेयरी से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से मिलती है। इसलिए हम इस सेक्टर को जो है एग्रीकल्चर या रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज आती हैं जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज किया जाता है दूसरी फॉर्म में, उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है खास तौर से वो इसके लिए जिम्मेदार होती है। ये प्राइमरी के बाद का अगला स्टेप है। प्रोडक्ट जो है यहाँ पर नेचर के द्वारा नहीं प्रोड्यूस करती जाती है, बल्कि उसको बनाया जाता है और कुछ प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग की जरूरी होती है। अब ये फैक्ट्री में भी हो सकता है, वर्कशॉप में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कॉटन फाइबर जो हमें पेड़ से मिलता है उसका इस्तेमाल करके हम धागा बुन सकते हैं, कपड़ा बना सकते हैं। इसी तरह से शुगर केन हमारा रॉ मटेरियल है, उससे हम आइदर चीनी या गुड़ बना सकते हैं। अर्थ की जो हमारे पास है, अर्थ की मिट्टी जो कहते हैं, उससे हम ब्रिक्स बना सकते हैं। उन ब्रिक्स का इस्तेमाल हम घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं। अब क्योंकि ये जो सेक्टर है पूरी तरह से एसोसिएटेड होता है अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज से, इसलिए हम इसको जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद एक तीसरी कैटेगरी आती है एक्टिविटीज की, जो फॉल होती है टर्शरी सेक्टर में, और इन दोनों से वो पूरी तरह से अलग है। ये जो एक्टिविटीज हैं ये मेनली मदद करती है डेवलपमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के। इन एक्टिविटीज जो को करते हैं वो अपने आप में कोई ना तो गुड प्रोड्यूस करती हैं, बल्कि एक तरह की मदद है, एक सपोर्ट है इस प्रोडक्शन प्रक्रिया के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जो गुड्स जो है प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना होगा ट्रक्स की मदद से, ट्रेन्स की मदद से, फिर उनको होलसेल या रिटेल शॉप पे बेचना होगा। कई बार ये भी जरूरी हो जाता है कि इनको स्टोर किया जाए गोडाउन के अंदर। हमें इस बारे में भी बात करना जरूरी है कि हम टेलीफोन पर दूसरे लोगों से बात करते हैं, लेटर्स भेजते हैं, तो हमें ये सब चीजों को भी तो स्टोर करना होगा गोडाउन में। साथ ही साथ हम अगर दूसरों से बात करते हैं टेलीफोन पे, या लेटर भेजते हैं, या पैसे उधार लेते हैं बैंक से, तो हमें ताकि क्या हो सके, प्रोडक्शन में और ट्रेड में हेल्प मिल सके। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग है, ट्रेडिंग है, ये सब एग्जांपल्स क्या है? टर्शरी एक्टिविटीज। क्योंकि ये एक्टिविटीज सर्विस जनरेट करती है बजाय गुड्स के, इसलिए टर्शरी सेक्टर को हम जो है सर्विस सेक्टर भी कहते हैं।
सर्विस सेक्टर में जो है कुछ एसेंशियल सर्विसेज भी शामिल हैं जो कि डायरेक्टली हेल्प नहीं करती हैं गुड्स के प्रोडक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें टीचर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, वो लोग चाहिए जो पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, जैसे वॉशरमैन है, आपका बार्बर है, कॉबलर हो गया, लॉयर है, या जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटिंग का काम करते हैं। अगर इधर कुछ सालों में कुछ नई सर्विसेज जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जैसे इंटरनेट कैफे है, एटीएम बूथ्स हैं, कॉल सेंटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, ये सब भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अगर हम तीनों सेक्टर्स की तुलना करें, अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा संख्या में गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन होता है। साथ ही साथ ये तीनों सेक्टर्स जो हैं, इनमें बहुत सारे लोग काम करते हैं जो इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। अगला स्टेप जो है, अब ये देखना होगा कि कितने सारे गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन होता है, कैसे और कितने सारे लोग हर सेक्टर में काम करते हैं। इकोनॉमी के अंदर एक या एक से ज्यादा सेक्टर्स हो सकते हैं जो कि हम कह सकते हैं डोमिनेंट माने जा सकते हैं, चाहे टोटल प्रोडक्शन के उसमें कहें या एम्प्लॉयमेंट के उसमें कहें, जबकि और सेक्टर्स जो हैं वो काफी छोटे होते हैं साइज में। सबसे पहला सवाल है कि हम कैसे काउंट करेंगे अलग अलग तरीके के गुड्स और सर्विसेज को, और ये कैसे पता चलेगा कि हर सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। जहां हजारों की संख्या में गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन होता है, आप ये सोच सकते हो कि बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। साथ ही साथ ये टास्क जो है बहुत बड़ा है। आप इसको ये भी सोच सकते हो कि कैसे हम सारी कारों को, कंप्यूटर्स को, नेल्स को, फर्नीचर्स को, इन सबको ऐड करेंगे। ये कोई सेंस तो नहीं बनाता। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो वैल्यू है यानी कीमत है गुड्स और सर्विसेज की, उसका इस्तेमाल किया जाए बजाय हम एक्चुअल नंबर को ऐड करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10,000 किलो गेहूं जो है वो 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है, तो जो वैल्यू होगी गेहूं की वो कितनी हो गई? 80,000 रुपए। इसी तरह से 5,000 कोकोनट अगर 10 रुपए पर कोकोनट के हिसाब से बिकते हैं तो उनकी वैल्यू हो गई 50,000 रुपए। तो जो वैल्यू और वैल्यू कह सकते हैं गुड्स और सर्विसेज की हैं, तीनों सेक्टर्स में इनको कैलकुलेट किया जाता है और फिर इनको ऐड किया जाता है। एक चीज ध्यान रखने वाली है कि एक प्रिकॉशन है जिसको लेना जरूरी है। हर गुड या सर्विसेज जो कि उत्पादन होता है या बेची जाती है उसको काउंट होना जरूरी है। ये तब सेंस बनाता है जब हम इंक्लूड करें जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उनको। एग्जाम्पल के तौर पर एक किसान जो अपने गेहूं को बेच रहा है फ्लोर मिल वाले को 8 रुपए प्रति किलो। अब मिल जो है क्या कर रही है? वीट मतलब गेहूं जो है उसको ग्राइंड कर रही है, और जो आटा निकला उसको बिस्किट कंपनी को बेच रही है 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। बिस्किट कंपनी ने उस आटे का इस्तेमाल किया, और भी चीजें इस्तेमाल करी जैसे शुगर और ऑयल है, और उसके जो है 4-4 पैकेट बना दिए बिस्किट्स के। अब वो जो बिस्किट में मार्केट में बेच रही है कंज्यूमर्स को, वो 60 रुपए के हिसाब से बेच रही है, यानी 15 रुपए पर पैकेट। तो बिस्किट्स क्या हुए? ये हमारे फाइनल गुड्स हुए, यानी वो गुड्स जो फाइनली कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि खाली फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही क्यों काउंट करते हैं? अगर हम कंपेयर करें कि या देखें फाइनल गुड्स के मुकाबले जो गुड्स हैं जैसे वीट हो गया या जो वीट फ्लावर हो गया इस एग्जांपल में, वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं यानी बीच के गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल किया जाता है फाइनल गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। अब वैल्यू जो फाइनल गुड्स की है वो ऑलरेडी उसमें क्या शामिल हो गया? जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू भी, जिनको इस्तेमाल किया गया फाइनल गुड को बनाने में। यानी कि अगर 60 रुपए कीमत रखी गई है बिस्किट्स की जो कि हमारा फाइनल गुड है, तो उसमें जो फ्लोर की वैल्यू है 10 रुपए वो भी इंक्लूडेड है। इसी तरह से जो और सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं उन सब की भी वैल्यू को उसमें इंक्लूड किया गया है। अब अगर हम वैल्यू जो फ्लोर की है, वीट की है, उसको सेपरेटली काउंट करें तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, हम सेम चीज की वैल्यू को बार बार काउंट कर रहे हैं, जैसे पहले वीट को, फिर फ्लावर को और फिर फाइनली उसको एज अ बिस्किट। ये जो वैल्यू है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस होती है हर एक सेक्टर में पर्टिकुलर साल के अंदर, ये हमें प्रोवाइड करती है टोटल प्रोडक्शन उस सेक्टर में कितना हुआ पूरे साल के अंदर। जो सम होता है प्रोडक्शन का इन तीनों सेक्टर्स में वो कहलाता है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उस कंट्री का।
वैल्यू जो फाइनल गुड्स की है, सर्विसेज की है, जो कि उत्पादन हो रहा है कंट्री के अंदर पर्टिकुलर ईयर के अंदर। तो जीडीपी हमें बताती है कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं मैमथ टास्क है वो है जीडीपी को मेजर करना, और ये काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। इस मिनिस्ट्री जो का काम क्या होता है कि और बाकी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की मदद से, जितने भी इंडियन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के हैं उन सब की मदद से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है जो कि रिलेटेड होती है टोटल वॉल्यूम गुड्स और सर्विसेज का और उनके प्राइसेस का, और फिर उसके बाद जीडीपी को निकालती है। फिर हमारा अगला टॉपिक है कि हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स में कैसे है। जनरली ये नोट किया जाता है, अगर इतिहास को देखें, कि हम जो हैं या जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो वो कंट्रीज जो इनिशियल स्टेज पे है डेवलपमेंट में, प्राइमरी सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर था इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे जैसे फार्मिंग के मेथड्स चेंज होते गए और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो संपन्न होने लग गया, तो अब उसमें जो है ज्यादा खाने का उत्पादन होने लग गया जैसा पहले होता था। बहुत सारे लोग जो हैं और भी एक्टिविटीज अब करने लग गए। इनकी क्राफ्ट पर्सन्स जो होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज जो थी वो भी कई गुना बढ़ गई है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आर्मीज हैं, ये सब भी आ गए। इस स्टेज पे ज्यादातर जो गुड्स का उत्पादन होता है वो नेचुरल प्रोडक्ट से होता था, प्राइमरी सेक्टर से, और ज्यादातर लोग जो हैं वो इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। अगर पिछले लंबे समय को देखा जाए, 100 साल का वक्त हो चुका है, नए नए मेथड जो है मैन्युफैक्चरिंग के वो आ गए हैं, फैक्ट्रीज आ गई हैं और उनका विस्तार भी होना शुरू हो गया है। तो जो लोग पहले फार्म पे काम करते थे अब वो फैक्ट्रीज में काम करने लग गए हैं ज्यादा भारी संख्या में। उनको ऐसा मजबूर किया जा गया। ये भी आप हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लोग जो हैं अब उन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करने लग गए जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रही हैं और सस्ते दामों पर। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट तो हुआ, लेकिन जो कहते हैं टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के केस में देखें तो सेकेंडरी सेक्टर धीरे धीरे सबसे इम्पोर्टेंट बन गया। लेकिन जैसे समय बीतता गया एक शिफ्ट सा आया, यानी कि अब सेक्टर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बदल गई। पिछले 100 सालों के अंदर एक पूरी तरह से एक शिफ्ट और आया सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज में। सर्विस सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट बन गया टोटल प्रोडक्शन के मामले में। ज्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में भी एम्प्लॉयड हैं। ये एक जनरल पैटर्न है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाता है। अब टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट इन 3 सेक्टर्स के अंदर कितना है इंडिया के अंदर, अगर हम पिछले सालों को देखें एक बदलाव सा हुआ है, काफी हद तक सिमिलर है जैसा कि पैटर्न ऑब्जर्व किया गया डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। इसके बारे में हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक जो हमारा है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया, वो करते हैं अगले वीडियो में।